नमस्कार साथियों, एनालाइजर पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज मैं लेकर आया हूं जो एमसीक्यू हम कर रहे थे ध्वनि चैप्टर से, उसका दूसरा पार्ट। बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न हैं, सारे प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं, इसलिए आपको जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन हो गए थे और मैंने बोला था कि शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो शेयर किया कीजिए, ग्रुप बना इसीलिए है। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न नहीं हो रहे हैं, कैसे पता चल पाएगा आप सभी को? आकिए अपने आप को, जब तक अपने आप को आकेंगे नहीं तब तक नहीं जान पाएंगे कि एग्जाम में हम इस लेवल तक बना सकते हैं, है ना? जो कठिन स्तर है, न्यूमेरिकल प्रश्न है, वो सभी को बनाने चाहिए, सभी से बनने चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक 26 से स्टार्ट होता है। यह कहता है किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? शुष्क वायु में 20 डिग्री जो हो, या फिर समुद्री जल में जो कि 25 डिग्री सेल्सियस का हो, कांच में या पीतल में? ये प्रश्न बहुत ही सरल है, लेकिन अगर इन दोनों में अगर आप फंस गए, अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए, अगर इन दोनों में फंसे रहे तो दिक्कत हो जाएगा। ध्वनि सबसे ज्यादा किस में चलती है? ठोस, उसके बाद द्रव, फिर आता है गैस। ठीक है, तो इसमें तो ये दोनों तो गैस है। ठोस कौन सा है? कांच है, और एक पीतल है। जो ज्यादा प्रत्यास्थ कौन सा होगा? पीतल सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, बहुत ही कठोर होता है, और इसी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। ओके, समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सरल लेवल का प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी फंस जाते हैं। व्यापम अभी इसी स्तर के प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि कथन कारण वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर लगाइएगा, खासकर जब कथन सही हो, कारण भी सही हो, लेकिन सही स्पष्टीकरण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे प्रश्न में अक्सर फंस जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला है 27वां है, कथन दिया गया है ए, ठोस में ध्वनि की गति ठोस में ध्वनि की गति द्रव व गैस से अधिक होती है, और कारण है ठोसों का प्रत्यास्थता मापांक अधिक और कणों का अंतर कम होता है। कणों का अंतर कम होता है कहने का अर्थ है कि ठोस में वो जो कण है, उसके परमाणु है, अणु है, वो पास पास होंगे, अंतर कम होगा बोल रहे हैं। ठीक है, न कि इसमें दूर दूर। ओके, तो ये जो अणु है ये पास पास होंगे। तो ठोस में ध्वनि की गति द्रव और गैस से अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या होता है कि ठोस का प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, बहुत कठोर होता है, उसके अणु पास पास होते हैं, कंपन बहुत का एकदम तुरंत क्या करते हैं, ऊर्जा को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही ध्वनि निकली, देखे होंगे, एक लंबी पाइप लीजिएगा या फिर रेलगाड़ी का उदाहरण कभी प्रैक्टिकल करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, पटरी पर कान लगा के देखिएगा, दूर ट्रेन आ रही होगी, उसकी आवाज सुनाई देती है। तो ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। तो ये कारण बिल्कुल सही है, कथन और कारण सही है, इसका सही स्पष्टीकरण इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अणु जो है बहुत पास पास होते हैं, अर्थात उन कणों का अंतर कम होता है बोला जा रहा है। ठीक है, कणों का अंतर कम होता है तो ध्वनि बहुत अच्छे से चलती है। 28वां देखते हैं, ये भी कथन और कारण वाले। कथन है अनुनाद की स्थिति में कंपन का आयाम बहुत अधिक हो जाता है, और कारण है अनुनाद तब होता है जब बाहरी बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। अच्छा, एक चीज, एक ग्रुप में प्रश्न डला हुआ था कि निम्न परिस्थितियों में से किसमें आवाज अधिक होगी, ध्वनि की चाल अधिक होगी या ध्वनि अधिकतम होगी? ऐसा एक प्रश्न था जिसमें बहुत लोग आंसर घर्षण लगाए हैं। घर्षण कैसे होगा? उसका आंसर होगा अनुनाद। जब दो आवृत्तियां एक साथ पहले एक आवृत्ति जा रही है, एक मिनट, ठीक है, दो आवृत्तियां हैं। पहली आवृत्ति झूला का लीजिए, झूला ऐसे चल रही है, झूल रहे हैं। अब दूसरी आवृत्ति आप उस पर बल लगाएंगे और अपनी आवृत्ति को, जो बल की आवृत्ति है, बल को उसी में मैच कराएंगे कि उसी आवृत्ति में जाए, तभी तो वो अधिकतम होगी। तो जब अनुनाद स्थिति होगी तब अधिकतम आवाज आएगी। वैसे ही ध्वनि के लिए है, जब दोनों ध्वनियां मिल जाती हैं, समान आवृत्ति की हो जाती है, तो मैक्सिमम आवाज निकलती है, अनुनाद की स्थिति है।
अनुनाद की स्थिति में कंपन का आयाम जो है बहुत अधिक होता है, बिल्कुल सही है। और कारण है अनुनाद तब होता है, कब होता है, जब बाहरी बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है। यही इसका कारण है, जब दोनों सेम हो जाते हो तो आयाम मैक्सिमम हो जाता है, अर्थात वह एकदम तेज हो जाती है। आप देखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दो लोग बोलिएगा, बगल वाला भी अब दोनों जब एक साथ बोलेंगे, जब दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाज जो है अचानक से बढ़ जाएगा, अर्थात उनकी आवृत्तियां मिल जाती है। यही स्थिति होती है अनुनाद में। तो कथन और कारण बिल्कुल सही, इसका सही स्पष्टीकरण मिल रहा है। प्रश्न क्रमांक 29वां देखते हैं क्या कहता है। मिलान करने वाले प्रश्न है, मिलाना है कौन किससे संबंधित है। ध्वनि में एक तो न्यूमेरिकल पूछेगा, है ना, न्यूमेरिकल पूछेगा तो बहुत सरल स्तर का भी हो सकता है, कठिन स्तर का भी हो सकता है, लेकिन जब थ्योरी वाला पूछेगा तब आप फंस सकते हैं। थ्योरी वाले प्रश्न थोड़े से घुमावदार होंगे। चलिए देखते हैं। कॉलम है, तरंग राशि दी गई है, पिच, लाउडनेस, गुणता, चाल, चार चीजें दी गई है, इसको मिलाना है। कॉलम निर्भरता किस पे, आयाम पे है, माध्यम, गुण, लोच, घनत्व, आवृत्ति पर या वेव फॉर्म या हार्मोनिक। वेव फॉर्म समझ गए होंगे कौन किससे मैचिंग है। तो चलिए एक एक करके मिलाइए और ध्यान से। पहला पिच, पिच जो है वही पतला और मोटा, तो पिच का संबंध किससे है, आवृत्ति से होता है। महिलाओं की आवृत्ति ज्यादा होती है इसलिए उनकी आवाज पतली होती है, पुरुषों की आवाज की आवृत्ति कम होती है इसलिए उनकी आवाज मोटी होती है। तो जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा पिच होगी। लाउडनेस, लाउडनेस जो है तेज और मंद, ये दिखाता है आयाम को, ठीक है, जो उसका आयाम है, अधिकतम किस दूरी तक विस्थापित होता है वही उसका आयाम होता है। गुणता अर्थात अगर दो व्यक्ति हैं समान आयाम की समान आवृत्ति की आवाज निकालें फिर भी आप पहचान सकते हैं ये मेरे भैया की आवाज है, मेरे चाचा की आवाज है, ऐसा आप पहचान सकते हैं। किसके कारण होता है, ये गुणता के कारण, जो कि वेव फॉर्म या हार्मोनिक्स के कारण, उसकी संरचना के कारण देखने को मिलता है। इसके बाद चाल, चाल जो है वो माध्यम गुण पर निर्भर करता है। माध्यम कैसा है उसके आधार पर ध्वनि की चाल संबंधित होती है। यहाँ पर जो है ना वो सारी ध्वनि की है ना। चल, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अच्छा, इसका भी दिख गया है क्या, चलिए सॉरी। प्रश्न क्रमांक 30, आप लोग भी पेपर में लिखते जाइएगा ना, पेपर में एक साइड लिखिए प्रश्न क्रमांक, एक साइड अपना उत्तर और दूसरा जो है उसको बनाइए राइट हुआ है कि नहीं, ये एक साइड लिख लीजिए ABCD जो सही आंसर है। इसका PDF जो है इसी क्लास के नीचे जो होगा डाउनलोड PDF करके ऑप्शन मिलेगा, उसमें मिल जाएगा। प्ले वीडियो है उसके बगल में रहता है डाउनलोड का ऑप्शन। 30वां है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का विलंब चाहिए। और दूसरा है रिवर्ब में विलंब 0.1 सेकंड से अधिक होता है। तीसरा है खुले पर्वतीय क्षेत्र इको डोमिनेंट होते हैं। बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ने के बाद इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। सभी एक एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या हो जाएगा सही आंसर, चलिए देखते हैं। प्रतिध्वनि अगर आपको स्पष्ट रूप से सुननी है तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, 340 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होनी चाहिए, ठीक है। और उस समय कितनी दूरी, 0.1 सेकेंड मिनिमम को अंतर चाहिए, तभी आप उस आवाज को सुन पाएंगे। अगर उससे कम होती है तो नहीं सुन पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बोलता हूं। कथन ए, दूसरा रिवर्ब में विलंब अगर 0.1 से अधिक हो गया, रिवर्ब गूंज से अधिक होता है नहीं, इससे 0.1 से कम होगा तभी क्या बनेगी, गूंज की स्थिति बनेगी, अर्थात दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा खुले पर्वतीय क्षेत्र इको डोमिनेटेड होते हैं, इको
डोमिनेंट होते हैं। अब सर ये इको डोमिनेंट क्या होता है? इको डोमिनेंट वही है जहां से ध्वनि परावर्तित होकर आ सके। तो खुले पर्वत जो होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र ऐसे होते हैं, पर्वत पहाड़ों पर जो होती है वहां पर आप चिल्लाइएगा अपना नाम, तो वहां से राम राम चिल्लाएंगे तो मरा मरा सुनाई देगा। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सही है। कथन 1 और 3 सही है, कथन 2 गलत है। 31वां प्रश्न देखिए ध्यान से, उसके बाद आंसर जो है सभी अपना दीजिएगा। और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, थ्योरी क्लास तो चलती ही रहती है, एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, और अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो नहीं बन पाते। 31वां, सभागार में प्रतिध्वनि से बचने हेतु दीवारों पर सामग्री लगाई गई जिससे औसत परावर्तन समय 0.125 सेकेंड से घटकर 0.060 सेकेंड हो गया, और वहां पर v अर्थात ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड रखे, तो इको की शर्त के अनुसार इको के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 सेकेंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा ये चुनना है। ऑप्शन ए, पहले इको था अब रिवर्ब डोमिनेट हो गया है। दूसरा है दोनों अवस्थाओं में इको ही रहेगा। तीसरा है पहले भी रिवर्ब था अब भी रिवर्बल है। और चौथा है पहले रिवर्बल था और अब इको है। तो पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन में 0.1 है परावर्तन समय, 0.125 है, मतलब ये किससे बड़ा या बराबर है? 0.1 से। इस स्थिति में क्या होगा? इको होगा। तो पहले इको था और कहीं पर ऑप्शन में नहीं, पहले इको था, यही है। दूसरे में इस घट के इतना हो गया तो रिवर्ब डोमिनेंट, मतलब वहां से ध्वनि परावर्तित होकर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न सरल है, ये भी देख के ही बन जाएगा, बस आपको जमाने आना चाहिए। चलिए जमाइए, क्या होगा? निम्नलिखित चरणों को उस क्रम में लगाइए जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा किसी अंग की छवि प्राप्त की जाती है। पहला है पराध्वनि तरंग का ऊतक से परावर्तन, दूसरा है पराध्वनि तरंगों का उत्पन्न होना, तीसरा है परावर्तित तरंग का विद्युत संकेत में बदलना, और चौथा है प्रतिबिंब का स्क्रीन पर प्रक्षेपण। तो प्रतिबिंब का स्क्रीन पर प्रक्षेपण तो सबसे आखिरी में होगा, क्योंकि हम डिस्प्ले या मॉनिटर पर देखेंगे अंत में। आ रहे हैं समझ में? ये अल्ट्रासोनोग्राफी जब यूएसजी मैंने पढ़ाया था तो इस स्टेप को बोला था कि याद कर लीजिएगा, उसी से ये प्रश्न है। और देखिए अब इस प्रश्न में सही आंसर क्या हो जाएगा। तो विद्युत संकेतों का बदलना तो बाद में होगा, सबसे पहले पराध्वनि तरंगे उत्पन्न होगी। सोनोग्राफी जो जेल लगाते हैं ना, जेल को लगाते, क्यों लगाया जाता है जेल आपको पता है? यूएसजी में जो जेल लगाया जाता है सोनोग्राफी करने से पहले, या पेट में सीने में जहां पर भी होगा, तो वहां पर पहले जेल लगा लेते हैं। वो जेल क्या करता है? बाहरी जो ध्वनि होती है, वायु है, उसमें अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, ऊपर ध्वनि जो है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का मामला है, अल्ट्रासाउंड अर्थात वहां पर अल्ट्रासाउंड भेजे जाएंगे, पराश्रव्य तरंगे भेजी जाएंगी, तो वो बाहरी हवा से भी तो प्रभावित हो सकती है। और अल्ट्रासाउंड भेजने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या होगा? हवा से अच्छा माध्यम क्या होगा? पानी होगा। जेल लगाया जाएगा तो वो माध्यम क्या हो जाएगा? तरल माध्यम हो जाएगा, द्रव माध्यम हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से जाएंगी। इसीलिए वहां पर जेल लगाया जाता है, बाकी उसमें और कुछ नहीं है। पानी यूज नहीं कर सकते क्योंकि पानी को बह जाएगा ना पानी, इसलिए जेल लगाया जाता है, थोड़ा चिपका रहता है, अवरोध उत्पन्न करता है। वो साइड साइड जो भी हवा पानी आएगी उसको रोक लेता है, सॉरी हवा ध्वनि करी साइड साइड से जो हवा आएगी उसको रोक ली जाती है। दो जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो सीधे आपके पेट के अंदर भेजी जाती है परावर्तित। तो सबसे पहले ये ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, उसके बाद ये तरंगे जो हैं उत्तक से परावर्तित हो, उत्तक में भेजी जाती हैं, उसके बाद वहां से परिवर्तित हो। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा कौन सा आएगा? संकेतों में बदलना है, तब तो डिस्प्ले। ये चौथा है, ठीक है, ये तीसरा है। तो 1 2, अच्छा मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 33वें नंबर की ओर, और ये कैलकुलेशन वाला है, तो समझिएगा ध्यान से। गणितीय आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक ध्वनि की आवृत्ति दी गई है, एफ का मान दिया गया है 850 हर्ट्ज है, 850 हर्ट्ज है। वायु में उसकी चाल वी का मान दिया गया है 350 मीटर पर सेकंड है। चलिए यहाँ पर 350
वैसे नॉर्मली 340 मीटर पर सेकंड लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 350 दे दिया गया है। तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लैम्डा का मान पूछा गया है। लैम्डा बराबर क्या होता है, v अपॉन एफ, जहां एफ क्या है, आवृत्ति है। v कितना है 350 और ये 85, शून्य से शून्य कट गया, 5 सत्ते 35 और ये 5 से कम 5, 5 3 15, 13 पंचे क्या हो जाएगा, लगभग शून्य, 5 सत्ते 35 और 5 3 15 और ये, ठीक है 5। अब ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में तो है नहीं, तो लगभग लगभग क्या आएगा, 6 ऊपर नहीं गया है इसलिए 4 लेंगे, 0.4 आंसर आएगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है। 0.4 मीटर इसके तरंग दैर्ध्य की लंबाई होगी, लगभग लगभग अप्रॉक्स है ना, ओके अप्रॉक्स लिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 34वां, एक सोनार सिग्नल जल में भेजा गया, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। जल में भेजा गया जो 4 सेकंड में वापस लौटता है, यदि जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड है तो वस्तु की गहराई क्या होगी। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बोला है, उसको हमेशा याद रखिएगा, v इंटू टी अपॉन 2 बराबर d का मान निकालना है, क्या गहराई निकालना है, v का मान कितना है, v का मान है 1500 मीटर पर सेकेंड और टाइम का मान है 4 सेकेंड, बटे 2 डिवाइड कर दीजिए, 2 और 15 दूनी 3, 30 है ना, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है तो मीटर। ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका हाफ मत करते रहिएगा, 1500 फिर लगा देंगे है ना, तो वो जो फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए कहीं पर एक जगह, वो काम हमेशा आने वाला है। पर और सोनार से तो क्वेश्चन आते ही है। 35वां, पराश्रव्य तरंगे किस सीमा से ऊपर की आवृत्तियों को दर्शाती है। ये भी ग्रुप में डाला गया है, बहुत से लोगों ने गलत आंसर दिया है, तो उसको भी देख सुधार लीजिएगा। पराश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे कितने हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या तो इसी को 20 किलो हर्ट्ज ऐसे लिखा जाता है। इसके ऊपर क्या होंगे, इससे कम वाले जो हैं 20 हर्ट्ज से कम वाले अवश्रव्य, और ये पराश्रव्य, ठीक है, कौन से 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाले। तो यहां पर पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड किस सीमा से ऊपर की आवृत्ति है, तो 20 किलो हर्ट्ज, या इसी को 20 किलो हर्ट्ज को कैसे लिख सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज, ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियां जो होती है वो पराश्रव्य होती है, ये 1 लाख हर्ट्ज तक ही हो सकती है, 1 लाख हर्ट्ज तक भी हो सकती है। चलिए बताइए प्रश्न क्रमांक 36वां, आंसर देखिए ध्यान से, सॉरी क्वेश्चन देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बनने चाहिए सभी। कथन है, ध्वनि का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तीव्र सुनाई देगी, और कारण है आयाम और ऊर्जा वर्ग, आयाम और ऊर्जा का वर्ग अनुपाती संबंध होता है, आयाम और ऊर्जा का वर्ग अनुपाती संबंध होता है, ये कहता है। तो देखिए आयाम कहने का अर्थ ये है, आयाम ऊर्जा जो है, पढ़ाया था मैंने क्लास में, ऊर्जा समानुपाती ए स्क्वायर, ये संबंध आपको बताया था कि अगर हम थोड़ा सा भी ऊर्जा लगाएंगे, जैसे हेलो बोलिए, हेलो, अब थोड़ा अंदर से ताकत लगाइए, हेलो, तो आवाज क्या होगी, बढ़ जाएगी, थोड़ी सी ऊर्जा लगाएंगे उसकी आयाम बढ़ जाएगी, जो ध्वनि की ऊपर नीचे चलने की चाल है, संपीड़न और विलंब जो चलती है, तो आयाम किसको बोलते हैं, अधिकतम माध्य स्थिति के दोनों और अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, उस तरंग का आयाम कहा जाता है। तो ध्वनि का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तीव्र सुनाई देगी, जोर से बोलेंगे, थोड़ा सा ऊर्जा लगाएंगे, जोर से सुनाई देगी, तो ये सही है। और आयाम ऊर्जा का वर्ग अनुपाती संबंध होता है, ये संबंध मैंने क्लास में पढ़ाया था। तो कथन और कारण बिल्कुल सही है, और यही इसका सही स्पष्टीकरण है कि थोड़ी सी ऊर्जा देने पर उसका आयाम बहुत बढ़ जाएगा। ओके,
तो 36 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 37 देखिए 37, किस यंत्र का उपयोग बिट्स द्वारा आवृत्ति मापने में किया जाता है? बिट्स द्वारा आवृत्ति मापने में किया जाता है माइक्रोमीटर, डॉपलर यंत्र, ट्यूनिंग फोर्क या स्पेक्ट्रोमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ट्यूनिंग फोर्क। कैसे? अब आवृत्ति मापने में कैसे होगा? तो ये यू शेप की होती है, ठीक है, इस टाइप की कुछ होती है। इसमें मान के चलिए एक आवृत्ति दी गई है, एक आवृत्ति मान के चलिए 240 हर्ट्ज की है ना। अब क्या कहता है कि बीट्स द्वारा, अब इसमें पता चल गया हमको 8 बीट्स उत्पन्न हो रहे हैं, 8 बीट हो रहे हैं, ठीक है। 240 हर्ट्ज की पहली आवृत्ति है, दूसरी, और इसमें 8 बिट उत्पन्न हो रहे हैं, तो दूसरी जो तरंग है उसकी आवृत्ति निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। या तो 240 से कम हो गया, 240 से ज्यादा होगा, जोड़ देंगे तो 248 होगा, तभी ना 8 बिट का वो होगा, तभी तो 8 बिट उत्पन्न होंगे, अंतर होंगे तभी। तो आवृत्ति मापने के लिए ट्यूनिंग फोर्क का स्वरित, ट्यूनिंग फोर्क का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 38, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपना उत्तर दीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है डॉपलर प्रभाव में वास्तविक आवृत्ति नहीं बदलती, केवल प्रेक्षक को अलग सुनाई देती है। दूसरा, बीट्स में ध्वनि कभी तेज कभी मंद सुनाई देती है। और तीसरा है अनुनाद में कंपन की आवृत्ति वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति से भिन्न होती है। तो तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें समझ में नहीं आई तो प्रश्न नहीं बनेगा। कैसे? देखिए, डॉपलर प्रभाव क्या कहता है? सापेक्ष गति होती है एक ध्वनि स्रोत से और एक दूसरे चीज से, व्यक्ति से, जो जिनको ध्वनि सुनना है। जैसे कि आप खड़े हैं, यहां से कोई गाड़ी गुजरेगी हॉर्न बजाते हुए, या फिर एक एम्बुलेंस आएगी, दूर से जो हुई हुई करते हुए आएगी तो आवाज कम सुनाई देगी, अचानक से नजदीक आएगी तो बढ़ जाएगी। तो इसमें स्रोत की आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, जो प्रेक्षक को अलग सुनाई देता है। जो स्रोत वास्तविक आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, सिर्फ उसमें सापेक्ष गति होती है, तभी प्रेक्षक को ज्यादा या कम सुनाई देता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है बीट्स में ध्वनि कभी तेज कभी मंद सुनाई देती है, बिल्कुल ऐसा होता है। 8 बीट है, बीट अर्थात वही सुर लय जो पकड़ता है वही बीट है, कम ज्यादा सुनाई देती है। तीसरा है अनुनाद में कंपन की आवृत्ति वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति से भिन्न होती है। तो क्या ऐसा अगर होगा तो अनुनाद की स्थिति होगी? नहीं होगी। जब दोनों की आवृत्ति सेम हो जाएगी तभी एक तेज आवाज आयाम बढ़ेगा, आवाज बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। अनुनाद को बहुत ध्यान से समझिएगा। अनुनाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई आवृत्ति है उससे दूसरी आवृत्ति मैच कराई जाएगी तो आयाम बढ़ जाएगा। अर्थात पुल जो टूटा था अमेरिका में इसी कारण होता था, इसी कारण टूटा था। जो कदम ताल था वो मिल गया और पुल ऊपर नीचे हो रहा था, मिल गया तो एक ही बार जब कदम रखे तो ढह गया। 39, कथन ए, आयाम बढ़ाने से ध्वनि की पिच बदल जाती है। और कारण कहता है कि पिच आयाम नहीं बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब ध्वनि की पिच को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यह डिपेंड करता है किस पे? आवृत्ति पे, न कि आयाम पे। तो आयाम बढ़ाने से ध्वनि की पिच बदलती है, गलत है। और पिच आयाम पर नहीं बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ए कथन गलत है लेकिन आर सही है। ओके, ये प्रश्न सभी से बन गया होगा उम्मीद करता हूं। बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न क्रमांक 40 देखते हैं, वही मिलान करना है। टर्म दिया गया है रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट, इको, बीट्स। इसको हिंदी इंग्लिश इसलिए आपको जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये जो प्रश्न लिखा है ना, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, या कई जगह आपको अगर इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी वर्जन को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। क्या है? रेजोनेंस अर्थात अनुनाद। अनुनाद कब होगा? जब
दो आवृत्ति होंगे वो समान हो जाएंगे तब अनुनाद स्थिति उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए का 2। डॉपलर इफेक्ट कब होगा, जब कहीं ना कहीं गति होगा, अर्थात कहीं ना कहीं सापेक्ष गति आवृत्ति में गति के कारण परिवर्तन होगा। ठीक है, अब इसके बाद इको। इको के लिए क्या चाहिए हमको, इको के लिए परावर्तित ध्वनि का विलंब श्रवण अर्थात 0.1 सेकेंड से ज्यादा या बराबर। अब बीट्स, दो फ्रीक्वेंसी की ध्वनियां है, जब उस पर अंतर निकालेंगे तो बीट्स बन जाएंगे। आ रहे समझिए बीट्स को, बहुत यही जो चार चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर थ्योरी से पूछेगा तो इन चार चीजों से पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सी में ये चीज दिख रही है। प्रश्न क्रमांक 41, पीडीएफ में पूरा डिस्क्रिप्शन है, निश्चिंत रहिए। आप जो क्लास लिए हैं उस क्लास में पीडीएफ, इस एमसीक्यू क्लास का भी जो पीडीएफ मिलेगा ना वो आपको दिखाई देगा। इसमें जो वीडियो है उस प्ले वीडियो के नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, पीडीएफ डाउनलोड, उसे डाउनलोड कर लेंगे, मिल जाएगा। 41, अल्ट्रासोनिक तरंगों का कौन सा उपयोग सही है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का मोबाइल संचार में, टायर का दबाव मापन में, भ्रूण की इमेजिंग में या एमआरआई में। अब इसमें अधिकतर लोग एमआरआई सोच सकते हैं। एमआरआई में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, न कि अल्ट्रासोनिक तरंगे। ध्वनि तरंगे नहीं होती है, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं एमआरआई में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो भ्रूण का इमेजिंग जो होता है ना, बच्चा आप कितने महीने में आप जैसे हो जाता है, प्रेगनेंसी होता है, उसके बाद क्या करते हैं, बच्चे की जांच करते हैं, सोनोग्राफी करवाते रहते हैं बच्चा सही है कि नहीं है, तो वो भ्रूण इमेजिंग में अल्ट्रासोनिक तरंगों का अर्थात पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर, कथन और कारण वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे प्रकार के प्रश्न जो हमने बोले थे वो प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इससे जरूर आपसे बनने चाहिए। 42 कथन है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती क्योंकि ध्वनि यांत्रिक तरंग है और कारण है यांत्रिक तरंगों के प्रसार हेतु कण कण की पारस्परिक अंतःक्रियाओं द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण आवश्यक होता है। क्या ये कंडीशन सही है? ध्वनि तरंगे, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है क्योंकि यांत्रिकी तरंगे हैं और यांत्रिकी तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहां से बोलूंगा और आप अगर सामने हो, अभी तो मोबाइल पे हूं मैं, अगर आप सामने होंगे आपको आवाज सुनना होगा तो कोई माध्यम जरूर चाहिए, उस माध्यम के कण जो है उस ऊर्जा को लेकर जाते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इसका सही कारण दिया गया है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कथन और कारण बिल्कुल सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कभी कभी ये एरो दिया रहेगा ना, इसका भी मतलब समझिएगा, इसका मतलब वही है। इसमें देखिए ऑप्शन में दूसरे में दिया गया है आर ए नहीं, मतलब सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की ओर। ये क्या आंसर, सॉरी आंसर दिख रहा है शायद, चीटिंग नहीं करना। यदि दो ध्वनियों के आयामों का अनुपात 3:1 है तो ऊर्जा या तीव्रता का अनुपात क्या होगा? अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर फॉर्मूला याद है तब तो बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए दिया गया है आयामों का अनुपात 3:1 है तो ऊर्जा या तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो ऊर्जा या तीव्रता क्या होती है? आयाम का वर्ग होता है, मान दिया गया है 3:1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9:1। आ रहा है समझ में? बस सिंपल सा है, 3 है उसका वर्ग क्या हो जाएगा 9:1। नीचे पक्षांतर भी कर सकते हैं कुछ लोग, तो भी दिख जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 44वां प्रश्न, आया हुआ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इसको बोल रहा हूं। अगर पिच से या पियानो से संबंधित प्रश्न आए तो ये बनने चाहिए। कहता है पियानो की एक ही कुंजी को धीरे से और जोर से दबाने पर पिच क्यों समान रहती है? अब अभी तक तो पूछा गया था पहले धीरे से दबाइए फिर जोर से दबाइए, क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा? आवाज तेज होगी, पिच में परिवर्तन नहीं होगा।
अब बोला जा रहा है पहले धीरे से दबाइए फिर जोर से दबाइए, पिच परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि आवृत्ति स्रोत भौतिक गुणों लंबाई तनाव घनत्व से तय होती है। और बी है क्योंकि तेज दबाने से केवल आयाम बदलता है, आवृत्ति नहीं। सी है ए और बी दोनों सही हैं। और डी है ए सही है, बी गलत है। समझिए इस प्रश्न को ध्यान से, समझ में आएगा तो बन जाएगा। तेज दबाने से केवल आयाम बदलता है, आवृत्ति नहीं है, तो बिल्कुल सही है। पहला वाले को देखिए, आवृत्ति स्रोत भौतिक गुणों लंबाई तनाव घनत्व से तय होती है, बिल्कुल सही है। जब इसको मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि जो जहां पर वो टक्कर होता है पियानो दबाने से, जहां से साउंड निकलती है, उसके भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसकी पिच परिवर्तित हो ही नहीं सकती, उसी आवृत्ति की निकलती है, बस आवाज तेज होती है। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ए और बी दोनों के दोनों सही। स्टिंग जो बोला जाता है, स्टिंग जिससे आवाज निकलती है, उसके भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यहां पर हमको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। 45वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से और अच्छे से बनाइए। सॉरी, पैंतालीसवां प्रश्न कहता है दो टोन है, 512 हर्ट्ज और 500 बीट्स मिलते हैं। 45 सेकंड में कुल बीट्स की संख्या क्या होगी? तो आपको मैंने बताया था मॉड ऑफ f1 माइनस मॉड ऑफ f2, जो बड़ा होगा उससे छोटे को घटा दीजिए, तो 520 माइनस 512। मॉड इसलिए लगा रहा हूं ताकि इसमें अगर आंसर माइनस में आता है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो मॉड ऑफ 8 अर्थात 8 बीट बनेंगे किसमें? प्रति सेकंड। एक सेकंड में 8 बीट बनेंगे, तो टोटल हमको निकालना है 45 सेकंड में 8 से गुणा कर दीजिए। 8 5 40, 4 और 8 चौक 32 और 4 ठीक है 360 बिट्स बनेंगे 45 सेकंड में। ऐसे कैलकुलेट कर करके देखिए और इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, वैसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे और वैसे प्रश्न बनने चाहिए सभी से। फॉर्मूला तो सरल है, बस समझने की देरी है, या तो पढ़े नहीं रहते हैं तब नहीं बनते। 46 कौन सा युग्म सही मेल खाता है? प्रकाश यांत्रिकी अनुदैर्ध्य, ध्वनि यांत्रिकी अनुदैर्ध्य, रेडियो यांत्रिकी अनुप्रस्थ और जल सतह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा? सही मेल खाता है पूछ रहे हैं ना, इसमें से कौन सा सही? तो प्रकाश यांत्रिकी नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और ये कैसी है? अनुप्रस्थ हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ होंगी। ओके, अनुप्रस्थ होंगी। ये तो गलत हो गया। ध्वनि यांत्रिकी तरंगे हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकती है, तो यहाँ अनुदैर्ध्य सामान्यतः लिया जाता है, सही है। रेडियो तरंगे क्या है? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं, ये भी गलत हो गया। जल सतह क्या? विद्युत चुंबकीय नहीं है, यांत्रिकी है, सतह पर चलती है जल सतह पर, और ये अनुदैर्ध्य होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही मेल खा रहा है। बी ध्वनि क्या है? एक प्रकार की यांत्रिकी तरंगे है और अनुदैर्ध्य रूप में चलती हैं। ध्यान रखिएगा गिटार वगैरह में अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। 47 कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? पहला है EM अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निर्वात में भी चलती है, बिल्कुल सही, निर्वात में चलती है। ध्वनि गैस द्रव में सामान्यतः अनुदैर्ध्य होती है, चलिए इसको भी ड्रॉप करते हैं। जल सतह तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं, गलत है, यांत्रिकी तरंगे होती है। ये वाला तो ध्वनि गैस तरंगे सामान्यतः अनुदैर्ध्य होती है, सही। ठोस में ध्वनि के अनुप्रस्थ मोड संभव है? ठोस में ध्वनि का अनुप्रस्थ मोड संभव है? नहीं, तार वाले में है, जो तार वाले है ना उसके इसमें हो सकता है, अनुप्रस्थ मोड संभव नहीं है। सॉरी, अनुप्रस्थ मोड संभव, तार भी तो है, वो तार सिर्फ होगा कंपन मोड, तो उसमें अनुप्रस्थ मोड संभव है। ठोस में अनुप्रस्थ मोड संभव है, अर्थात सिंग और गर्त की स्थिति में जो गिटार है उसमें संभव होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी गलत है। प्रश्न क्रमांक 48 निम्न में से कौन सा उदाहरण ध्वनि के यांत्रिक स्वभाव का
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देता है। अब सोचिए यांत्रिकी अर्थात उसमें कुछ हलचल होगी, है ना। गतिज और स्थिति दोनों हो सकती है, यांत्रिकी तो वही होती है जिसमें कुछ हलचल हो। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। पहला कथन पढ़ना है, पहला कथन पढ़िए। ये कहता है निर्वात में घंटी की ध्वनि गायब होना, बेल जार प्रयोग। निर्वात में घंटी की ध्वनि गायब हो जाती है, क्या यह इसकी यांत्रिकी लक्षण को दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है। अगर निर्वात हो कि घंटी की आवाज सुनाई नहीं देगी। दूसरी, पानी में ध्वनि की चाल हवा से अधिक होती है, मापना है, क्या यह भी यांत्रिकी को दिखाता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते तो माध्यम के उसमें बदलती ही नहीं। ये भी सही है, प्रमाण दे सकता है। प्रकाश के किरण का निर्वात में चलना, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, गलत हो जाएगा। तो हमको ध्वनि के लिए यांत्रिकी है, और ये प्रकाश तरंगे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। स्टील रॉड में सोनिक टेस्टिंग का तेज सीखना, ये भी क्या होगा? यांत्रिकी को दिखाएगा। सही है, जो प्रमाण नहीं मिल रहा है वो प्रकाश वाले में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा प्रश्न अटपटा सा लगता होगा, लेकिन एग्जाम में इसी स्तर के प्रश्न आने वाले हैं। पढ़िए ध्यान से, डीप में थोड़ा सा पढ़िए, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। 49, कौन सी जोड़ी असंगत है? पिच आवृत्ति से निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है, पिच तो आवृत्ति से निर्धारित होती है। इसमें कौन सा नहीं है बताना है। लाउडनेस आयाम से संबंधित है, तेज या मंद, सही है। गुणता तरंग रूप या उसके हार्मोनिक्स पे डिपेंड करती है, कैसी उसकी संरचना है। तरंग दैर्ध्य आयाम से प्रत्यक्ष समानुपाती नहीं होता है, होता है क्या? फ्रीक्वेंसी से होता है। ये आयाम तरंग दैर्ध्य का संबंध फ्रीक्वेंसी कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा, तरंग दैर्ध्य कम अर्थात आवृत्ति ज्यादा होगी, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 49 हो गया। चल अच्छा, 50वां प्रश्न, कौन सा सेट पूरी तरीके से पराश्रव्य है? पराश्रव्य बोला जा रहा है, अर्थात 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है, उस 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का स्तर का होना चाहिए युग्म, या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का। कौन सा वो है? देखिए 15 किलो हर्ट्ज तो 20 से कम हो गया, ऑप्शन कट गया। 25 किलो हर्ट्ज, 28 किलो हर्ट्ज, लेकिन 18 किलो हर्ट्ज नहीं होगा, कट गया। 21 किलो हर्ट्ज, 40 किलो हर्ट्ज, 80 किलो हर्ट्ज, ये सारे के सारे किससे ज्यादा हैं? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है। इससे ऊपर वाली सारी तरंगे पराश्रव्य तरंगे होंगी, बिल्कुल सही है। 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, ये तो गलत है। ठीक है, तो पराश्रव्य तरंग जो है 20 हर्ट्ज से ये 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होनी चाहिए। ये श्रव्य है, इसके 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा होगी तो पराश्रव्य, 20 हर्ट्ज से कम होगी तो अपश्रव्य तरंगे होती है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और लोग गलत कर बैठते हैं। इसलिए इसको ध्यान से और ये अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए तीसरा ध्वनि का जो यूनिट है वो खत्म हुआ, इससे एमसीक्यू भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो आगे है फिजिक्स में वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।